हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस। ध्यान में ये रखना है कि आज के सेशन के अंदर डेफिनेटली मैं आपको कुछ ट्रिप्स, कुछ टेक्निक्स आपको ऐसे बताऊंगा जो कि आपको मदद करेंगी इकोनॉमी के आंसर्स लिखने के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, आप भी इन क्वेश्चंस को अपने एंड पे अटेम्प्ट कीजिए। नीचे अगर आप जाओगे डिस्क्रिप्शन के अंदर तो टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पर जाकर आप खुद भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जो हमारी टीम होगी वो उनमें से जो बेस्ट कॉपी होगी उसको यहाँ पे आपके साथ शेयर भी करेगी उसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसके माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि कैसे आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो। राइट, तो दोस्तों जैसा मैंने कहा, हम इकोनॉमी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले 3 दिनों के लिए। तो डिफरेंट अगर आपको सिलेबस पता होगा, आज का जो सेशन का सिलेबस है वो यहां से है: इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और उससे क्या इश्यूज अराइज होते हैं, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट बजटिंग। तो इन कंपोनेंट से आपके सामने आज हम 7 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो यूपीएससी में मैं ये नहीं कह रहा कि रिपीट होंगे, कुछ हो भी सकता है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप के, बट जो चीज आपको यहां से सीखनी है वो ये सीखनी है कि आखिर एक क्वेश्चन का आंसर लिखा कैसे जाता है। हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। पॉलिटी के आंसर्स आप थोड़े अलग तरह से लिखते हो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन एक अलग तरह से लिखा जाता है। उसी तरह से जब मैं बात करता हूं आपकी इकोनॉमी के क्वेश्चंस की, और इकोनॉमी के साथ साथ हम यहाँ पे एग्रीकल्चर भी डिस्कस करेंगे, तो इनको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स। ये बात सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। तो आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या ध्यान में रखना है इकोनॉमी के अंदर। देखो, आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप इकोनॉमी के आंसर्स लिखेंगे तो आप वो क्वेश्चंस का आंसर बिना डेटा के नहीं लिखेंगे। डेटा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स टू राइट अ गुड आंसर इन इकोनॉमी। आप लोगों ने कभी जैसे न्यूज़पेपर्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर्स में कई बार ना इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स वगैरह आपने पढ़े होंगे। कभी उसको ध्यान से एनालाइज करना एंड यू विल फाइंड इट आउट कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने है या जो भी आर्टिकल आपके सामने है उसके अंदर राइटर ने हर पर्टिकुलर अपने स्टेटमेंट के साथ कुछ ना कुछ डेटा दिया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर पर्टिकुलर चीज के साथ डेटा दो, पर जो रेलेवेंट चीजें हैं ना वहां पर आपको डेटा देना जरूरी हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, एनपीएस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आपको साथ में डेटा देना पड़ेगा कि यार अभी इतने एनपीएस हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं, इतने पब्लिक सेक्टर के हैं, इतने प्राइवेट सेक्टर के हैं। या फिर कोई और आप बात कर रहे हो, लेट्स से आप बात कर रहे हो कि इंडिया में पॉवर्टी कम हुई है, तो वो साथ में ना आपको उस पर्टिकुलर चीज को सब्सटेंशिएट करना होगा। बात क्लियर हुई? अदरवाइज अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आपने कभी एक ना इकोनॉमिक सर्वे उठा के देखना, आप रियलाइज करोगे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या होता है, अपने पॉइंट को प्रूव करने के साथ साथ वो यहां पे साथ में डेटा सब्सटेंशिएट करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इकोनॉमी के आंसर्स के अंदर आपका एक अच्छा खासा आपको डेटा देना चाहिए। ठीक है, अब डेटा कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा आपके आंसर्स में कुछ अच्छे एग्जांपल्स होने चाहिए। राइट, काफी सारे इकोनॉमी के जो क्वेश्चन होते हैं वो गवर्नमेंट स्कीम के साथ लिंक्ड होते हैं, कुछ ना कुछ आप लिंकेज बना सकते हो। जैसे हमने देखा ना इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट स्कीम से कुछ एग्जांपल्स कोट करने चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं या और इकोनॉमी के अंदर कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो वहां पर भी अगर आप एक अच्छा एग्जांपल दे देते हैं तो डेफिनेटली वो आपको एक्स्ट्रा ब्राउनिंग पॉइंट्स अर्जित करने में आपकी हेल्प करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इकोनॉमी के ना अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इन कीवर्ड्स का आप डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाऊं, अब देखो होता क्या है कि जैसे एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर हमें आंसर्स पता होते हैं। जैसे कई बार बहुत आसान क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं कि राइस फीड सिस्टम इंडिया में क्यों इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, राइट, या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, या फिर माइक्रो इरिगेशन में क्या क्या बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जिनका शायद आंसर हर बंदा कर सकता है, एवरी पर्सन इज एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। पर फर्क कहां आता है कि एक पर्सन के मार्क्स 70 आ रहे हैं और एक पर्सन के मार्क्स 100 से ऊपर आ रहे हैं। द डिफरेंस लाइज इन द यूजेज ऑफ कीवर्ड्स। अगर आप एक इकोनॉमी का आंसर लिख रहे हो तो दिखना भी चाहिए कि वो इकोनॉमी का ही आंसर है, उसके लिए आपको उसके कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होंगे।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे बहुत ही वेग चीज नहीं लिखनी, नहीं, इकोनॉमी की जो टर्म्स होती हैं, जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, वो आपको यहाँ पे इसके अंदर मेंशन करनी होंगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि क्या टर्मिनोलॉजी आप कहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसके अलावा देखो, आपका जो बजट होता है या आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, वहां से भी आप कुछ एक डेटा पॉइंट्स आप यहां से पिक कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा मदद करने वाला है। बाकी देखो, डेफिनेटली जो भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं, राइट, वहां से करंट अफेयर से भी आप चीजें पिक कर सकते हो, कुछ एग्जांपल, कुछ डेटा वहां से भी पिक किया जा सकता है। देखो हमारा ना जो डेटा वाली मैं बात कर रहा था, तो डेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग ना हमारी जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम है उसके द्वारा ना एक डेटा बुकलेट निकाली जाती है। इस डेटा बुकलेट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स का डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से एग्रीकल्चर से कितना प्रतिशत ऐसा है जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, ग्रोथ रेट क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, या इवन इकोनॉमी के और जो डेटा, जैसे मैं आपको एनपीए की ही बात कर रहा था। तो इस तरह का जो सारा का सारा डेटा है ना, वो आपको कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर डेटा बुकलेट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप चाहो तो हमारी जो पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की वेबसाइट है वहां पे जाके आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसकी फाइल सेक्शन में भी आपको ये चीज मिल जाएगी। बट इंश्योर ये करना कि डेटा बुकलेट को आप मिस मत करो, क्योंकि यहां ना काफी एक कलेक्शन में डेटा मिल जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, अगर ये बेसिक आइडिया क्लियर है तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन जैसे ही हमारे सामने आता है, पहली बात तो ये, क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि ये समझ पाओ कि आखिर इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है। कई बार ऐसा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में ना जेंडर बजटिंग के बारे में लिखा हुआ है, तो कई बार बच्चे पता क्या करते हैं, उनको जितना कुछ भी पता होता है जेंडर बजटिंग के बारे में, वो सारा का सारा लिखने की कोशिश करते हैं। पर ये चीज आपको अवॉइड करनी है। आप ध्यान से ये पढ़िए कि आखिर सवाल में पूछा क्या गया है, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, और जितना आप टू द पॉइंट होके उस क्वेश्चन की डिमांड को आंसर करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आपको यहां पे मिलेंगे, रेदर देन कि आपने पेज तो भर दिए पर आपने कुछ जो पूछा हुआ था वही नहीं लिखा, वो अप्रोच गलत हो जाएगी। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इनकॉर्पोरेटिंग जेंडर बजटिंग इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी चॉइस बट अ पाथवे टू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, एंड आगे लिखा है एक्सप्लेन। ठीक है, अब पहली बात तो आपको यहां पे मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर बजटिंग। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहली चीज आप ये नोटिस कीजिए कि जब हम बात करते हैं ना जेंडर बजटिंग की, तो दरअसल में जेंडर बजटिंग का अर्थ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपका कोई डिफरेंट बजट बने, नहीं। ठीक है, काफी बच्चों को लगता है कि सर एक अलग बजट बन रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, दिस इज नॉट अ सेपरेट बजट। ठीक है, होता क्या है ना, होता दरअसल में यह है जेंडर बजटिंग के अंदर कि क्योंकि देखो हमारी सोसाइटी काफी हद तक पैट्रियार्कल है, हालांकि थोड़ा रिड्यूस हुआ है बट अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी हमें आज के समय देखने को मिल जाती है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो बजट है उसको ना जेंडर की नजर से देखा जाए, यानी कि सोशल जस्टिस के टूल की तरह बजट कैसे एक्ट कर सकता है, ये है जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहां पर एक अलग से बजट बनाया जा रहा है, नहीं। यहां पर बस हम देख रहे हैं कि जो हमारी स्कीम्स हैं, जो सरकार की अलग अलग पॉलिसीज हैं, उनको जेंडर के नजरिए से देखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करता हूं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, यहां पर ये वाली जो स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये डेफिनेटली हमें मदद करती है कि किस तरह से महिलाओं को शिक्षित करना है, किस तरह से उनको एम्पावर करना है, राइट। एंड कहीं ना कहीं जो उनकी डेथ होती है या उनको मार दिया जाता है, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। जो आप बात करते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी की, और साथ ही साथ जो हम बात करते हैं कि किस तरह से उनको गर्भ से ही मार दिया जाता है, वो चीजों को हम यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्स रेशो को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर पता क्या है, हमने बजट को देखा जेंडर के एंगल से, हमने इसको बजट को एज अ यूज किया एज अ टूल ऑफ सोशल जस्टिस। समझ पाए इस बात को? ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये मैं एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप भी ना अपने आंसर्स के अंदर इन एग्जांपल्स को इनकॉर्पोरेट कर पाओ। आप लोग शी बॉक्स के बारे में जानते होंगे, आप लोग महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना में बात करी गई है महिलाओं की कि वहां पर जो घर होगा वो उनके नाम में दिया जाता है। प्लस एट द सेम टाइम हम जो बात करते हैं एलपीजी सिलेंडर्स की, हम बात करते हैं पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, वहां पर भी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो हो क्या रहा है, बजट को, हमारी जो अलग अलग पॉलिसीज हैं, हमारे जो अलग अलग सरकार के प्रोग्राम्स हैं, उनको हम
जेंडर के एंगल से देखने की कोशिश करें कि कितना पैसा महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पे हम उनको दे रहे हैं, उनकी इंपावरमेंट के लिए दिया जा रहा है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारी जो सोसाइटी पैट्रियार्कल है वहां ऐसा ना हो कि सोशल जस्टिस हो ही ना। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दरअसल में ये 2005-6 से इंडिया में डेफिनेटली यूज किया ही जा रहा है। एंड अगर मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो आप जान पाओगे कि दरअसल में ना इसकी जो स्टार्टिंग है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है इन 1980s से, ठीक है, 85 के आसपास से, 1980 में से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हुआ था, फिर डिफरेंट कंट्रीज ने इसको इनकॉर्पोरेट किया। भारत भी 2005 के आसपास से यहाँ पर जेंडर बजटिंग को अपने यहाँ बजट में इंक्लूड किए हुए हैं, ताकि हम देख पाए कि बजट में किस तरह के प्रावधान हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हैं। अगर ये आपको बेसिक आइडिया पता होगा, अगर इन चीजों के बारे में आपका क्लैरिटी होगी, तो आप ना एक अच्छी इंट्रोडक्शन डेफिनेटली इस क्वेश्चन की लिख लोगे। अच्छी इंट्रोडक्शन एक बार लिख ली, फिर हमारा जो मुद्दा आएगा वो आएगा इसके क्वेश्चन के सब पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। यहां पर कह रहा है कि जेंडर बजटिंग इज नॉट जस्ट अ पब्लिक पॉलिसी चॉइस बट अ पाथवे टू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि किस तरह से ये केवल एक पॉलिसी चॉइस नहीं है, थोड़ा सा कुछ 4-5 पॉइंट आप उस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो जो आपके स्टेटमेंट का फर्स्ट सब पार्ट बन जाएगा। एंड दूसरा सब पार्ट आपका बन जाएगा जहां पर आप डिस्कस करोगे किस तरह से यहां पर आपको ये पाथवे बनता है टू सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब यहां पर ना अभी आगे और क्वेश्चन भी आएंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मैं थोड़ा पहले ही आप कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं। एक्चुअल में क्या होता है ना, काफी सारे लोगों को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी फर्क नहीं पता होता। काफी लोगों को लगता है कि सस्टेनेबल का मतलब इंक्लूसिव ही है, पर ऐसा नहीं है। देखो समझो, जब मैं बात करूं ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते भी होंगे, एसडीजी गोल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, आप 17 के 17 एसडीजी गोल्स जानते होंगे। अब जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यहां पर बात यह करी जाती है कि अगर कोई पर्टिकुलर आज की जैसे जनरेशन है, वो आज की जनरेशन अपनी डिमांड्स को मीट करे, बट साथ ही साथ वो ध्यान रखे फ्यूचर जनरेशंस का भी, ऐसी डेवलपमेंट को बात करते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी आज की डिमांड्स को मीट करने के साथ साथ हम ध्यान रखते हैं कि हम फ्यूचर जनरेशंस की जो रिसोर्सेज हम उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे, उनके लिए हम हानि नहीं पहुंचा रहे, तो वैसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव की, इंक्लूसिव में सब लोग आ जाते हैं, उसके अंदर आपकी महिलाएं भी इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर आपके बच्चे भी इंक्लूड है, उसके अंदर आपके बुजुर्ग भी इंक्लूड हैं, उसके अंदर आपके किसान, गरीब, ठीक है, गरीबी कैसे दूर करी जा पाए, एंड साथ ही साथ जो आपके रोजगार कैसे दिए जा पाए, किसान भी एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करना है, ये सब लोग आते हैं, जिसमें हम बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। दरअसल में उसी का मतलब होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अगर इन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्लियर होगा ना, ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होने की वजह से आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे। अदरवाइज थोड़ा बहुत एक वेग आइडिया होता है डेवलपमेंट का, हम उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते रहते हैं, तो वो वाली अप्रोच में थोड़े नंबर कम मिलते हैं। अगर क्लैरिटी होगी कॉन्सेप्ट्स की मीनिंग क्या है, वहां से आप ना पॉइंट अच्छे से जनरेट कर पाओगे। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो फिर आते हैं, जब इतना समझ ही लिया है तो आते हैं थोड़ा समझते हैं कि कैसे कैसे इसका आंसर लिखा जा सकता है। देखो, एक अच्छी इंट्रोडक्शन जैसे मैंने आपको बताया, एक तो पहले जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे इंडिया में 2005-2006 से ये चीज स्टार्ट होती है, एंड अकॉर्डिंगली आप इसको यहां पे एक्सप्लेन कर भी पाओगे। इसके साथ ना यहां पर आपको पहला पार्ट लिखना है विद रिगार्ड्स टू कि कैसे यहां पर ये पॉलिसी चॉइस की तरह एक्ट करता है। देखो, आप एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बताया जेंडर बजटिंग के बारे में कि एक सोशल जस्टिस के टूल की तरह एक्ट करता है, तो डेफिनेटली पॉलिसी चॉइस तो है ही है, पॉलिसी चॉइस तो है ही है ना। जैसे अगर हम बात करें राइट टू इक्वलिटी की, आर्टिकल 14 की जब हम बात करते हैं, तो आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, बिल्कुल ठीक बात है। अब वहां पर उस चीज को अगर हमें इंश्योर करना है कि सारी जो चीजें हैं वो महिलाओं को भी साथ में मिले, अगर वो महिलाओं को भी साथ में मिले तो डेफिनेटली उसमें अंदर हमारी ये मदद करेगा ही करेगा, राइट? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर आपके पुरुषों के साथ साथ आप महिलाओं का भी यहां पर ध्यान में रख रहे हो, ठीक है। प्लस अगर मैं बात करूं ना इसके अंदर, अगर आप और नोटिस करोगे, हमारी ना कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं। समझो ये पॉलिसी चॉइस कैसे है, हमारी कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन वुमेन, यूएन वुमेन की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हैं बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की, वहां पर हमारी कमिटमेंट्स हैं कि डेफिनेटली हम महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए उस तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के अंदर भी यहां पर किसका रोल है, यहां पर रोल आ जाता है हमारा जो जेंडर बजटिंग का।
इसके साथ ही अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंक्रीज्ड एफिशिएंसी एंड ग्रोथ की, अब इसको समझिएगा कैसे आपके पॉइंट आप जनरेट कर पा रहे हो। होता क्या है ना, दरअसल में जैसे कई बार डिस्कस किया जाता है कि इंडिया में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अभी भी कम है, राइट। महिलाओं को उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती आगे बढ़ने की। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं का जो पूरा पोटेंशियल है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो पाए, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर उनको भी हमारे पॉलिसी डिसीजंस के अंदर इंक्लूड किया जा पाए। तो जेंडर बजटिंग उस कॉन्टेक्स्ट में भी हेल्प करती है कि उससे हमारी देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमारी मददगार बन जाएगी। इसके साथ ही और क्या पॉइंटर्स यहाँ पे आप लिख सकते हो, सोशल इक्विटी वाला वो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर ही दिया, पर आप एक बार ध्यान में रख रहे हो जहां जहां पे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं या यहाँ पे आपका जो मॉडल आंसर है उसके अंदर भी यहां पर आपको हर पर्टिकुलर पॉइंट के साथ ना एक अच्छा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बता रहा था, जैसे मैंने आपको पीएम उज्ज्वला का बताया, मैंने आपको पीएम आवास का बताया, मैंने आपको बताया था इसके अलावा इवन आपका जो ये है ना आपका जो महात्मा गांधी एमजी नरेगा की जो हम बात करते हैं तो उसके अंदर भी महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजन बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। उसके अलावा भी आपके बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जहां पर महिलाओं के लिए अलग से कंपोनेंट यहां पे बनाया जाता ही है, ठीक है। जो आपके नए स्टार्टअप्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो महिलाओं को लोन मिले वो भी आसानी से यहां पे मिल पाए। क्लियर है ये बात? तो ये पॉइंटर्स आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखने हैं, जैसा मैंने आपको पीएम उज्ज्वला के बारे में एक्सप्लेन किया। अब आ जाएंगे इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारा क्या कहता है? दूसरा पार्ट कहता है कि किस तरह से ये सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए यहां पर मददगार है। अब यहां पर आप खुद एक बार इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। यहां पर जैसे आप ना आइडिया ले सकते हो एसडीजी गोल्स का ही। एक्चुअल में क्या है ना, कई बार ना जब पॉइंट्स नहीं आते तो आप ना उसको ब्रेक डाउन करो। जैसे मैं आपको बता रहा था ना एसडीजी गोल्स के बारे में, राइट। जैसे गोल 1 हमारा था नो पॉवर्टी, इसके अलावा एसडीजी 2 हमारा है जीरो हंगर, थ्री हो जाता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ comes with regards to quality education, फिफ्थ is with regards to आपका जेंडर इक्वालिटी। यस, इस तरह टोटल 17 है। पर आपको ना जब भी कोई पॉइंट्स जनरेट करने में दिक्कत आए, आप यहां से कुछ एक पॉइंटर सोच सकते हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन मेंशन था कि कैसे जेंडर बजटिंग हमारे सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए मददगार होगी। अब मैंने आपको दोनों टर्म्स का मीनिंग समझा दिया है, राइट। अब खुद देखो यहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर रहे हो कि किस तरह से जेंडर बजटिंग के माध्यम से वो चीज हम अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे हमारी जो महिलाएं हैं उनके अंदर हम एक तरह से बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का पार्ट है नो पॉवर्टी गोल नंबर 1, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ इंश्योर करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे जो जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर लो, या फिर आप बात कर सकते हो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, प्रेग्नेंट महिलाओं को यहाँ पे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के साथ लिंक हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो जेंडर बजटिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट में मदद कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं? क्वालिटी एजुकेशन की बात करो ना, क्वालिटी एजुकेशन में क्यों नहीं है? हमारे पूरी कोशिश है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ अगर हम 2011 सेंसस की बात करें तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ पे महिलाओं का कम है, पर कोशिश की जा रही है, उनको अलग अलग बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इवन अगर मैं बात करूं ना तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये जो स्टेम फील्ड होती है यहां पर भी कोशिश है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। बिल्कुल। तो व्हाट आर दोस थिंग्स हेल्पिंग इन? दोस थिंग्स आर हेल्पिंग इन इंप्रूविंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। जैसे आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, इसका लिंकेज किसके साथ आ जाएगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ। महिलाओं की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए निर्भया फंड हो गया, शी बॉक्स हो गया, पॉश एक्ट हो गया। ये सारे एग्जांपल्स आपको देने हैं, पॉइंट्स आप जनरेट कर लोगे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, एंड अकॉर्डिंगली उसको आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो बाय गिविंग सर्टेन एग्जांपल्स। तो इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, एंड अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे इसको आप क्वेश्चन को आप रैप अप कर सकते हो बाय गिविंग अ गुड कंक्लूजन।
कि किस तरह से अगर हम जेंडर बजटिंग को इनकॉर्पोरेट करें। एक्चुअली में क्या है ना, परफॉर्मेंस बजटिंग भी एक चीज होती है। परफॉर्मेंस बजटिंग में देखा जाता है कि पिछले साल उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की कैसी परफॉर्मेंस रही है, एंड उस हिसाब से हम यहाँ पे इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। या इवन आउटकम बेस्ड बजटिंग आप जानते होंगे कि कैसा उसका आउटकम रहा, लोगों की लाइफ में उसका कैसे इंपैक्ट किया, क्या उनकी लाइफ में विजिबल चेंज आया या नहीं आया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जेंडर बजटिंग अगर हम इन चीजों में इंश्योर करें तो उससे महिलाओं का इंपावरमेंट होगा एंड हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है। आप यहाँ पे इसके अंदर मे बी कंक्लूजन के अंदर आप क्रिस्टीन लगार्डे जी को भी कोट कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे बात करी थी किस तरह से जो इंडिया की जीडीपी है वो 27% इंक्रीज हो सकती है अगर महिलाएं को भी आगे बढ़ने के अवसर दिए जा पाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो मेरा पॉइंट कहने का ये था कि जहां पर भी आप यूज कर रहे हो, जहां पर भी कुछ आप एग्जाम्पल यूज कर रहे हो तो उनको आप हाईलाइट कीजिए, प्लस एट द सेम टाइम जहां पर आप डेटा या कीवर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे अपने आंसर्स में यूटिलाइज करिएगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज होती है ना, ये आपके आंसर्स में लिखनी चाहिए। जैसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हो गया, या जैसे आप जेंडर गैप की बात करते हो, यहां पे बताया जा सकता है आपके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में, राइट, जो कि आपका WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे चीजें हम यूज कर रहे हैं। जैसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करूं तो बात करता है वो किस तरह से आपके एजुकेशनल अटेनमेंट में हमारे यहाँ पे अभी जेंडर गैप है पुरुषों और महिलाओं के बीच में। हेल्थ एंड सर्वाइवल के कॉन्टेक्स्ट में बात करी जाती है कि कैसे जो महिलाएं हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स होती हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता। इंडिया में जो अगर मैं बात करूं 15 से 49 साल की महिलाएं, वहां पर मोर देन 50% वुमेन आर एनीमिक। अगर मैं बात करता हूं पॉलिटिकल अटेनमेंट की, वहां पर भी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। लोकसभा में लगभग 14-15% के आसपास ही महिलाएं आपको एमपीज देखने को मिलती हैं। इकोनॉमिक सेंस में महिलाओं को सेम काम के लिए पुरुषों से कम पैसा मिलता है। ये ग्लोबल जेंडर गैप है कि नहीं? मतलब इंडिया में भी है डेफिनेटली। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, ये जो हमारी जेंडर बजटिंग है इन सभी के माध्यम से हम ये जो गैप्स है ना, हम इनको रिड्यूस कर पाएंगे एंड उसके माध्यम से हमारे ये जो गैप्स थे तो गैप को रिड्यूस करने के थ्रू हम यहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये बातें आप अगर अपने आंसर्स में लिखोगे, कुछ आप साथ में डेटा कोट करोगे, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है बात? ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, राइट। अब एक काम कर लेते हैं, अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस, क्वेश्चन नंबर 2 सेज हाउ डज जीडीपी ग्रोथ impact the overall standards of living in a country? Discuss with reference to both developed and developing countries. Yes, कह रहा है जीडीपी किस तरह से ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ अ कंट्री को इंपैक्ट करती है, एंड दोनों के रेफरेंस में आप बताइए डेवलप्ड और डेवलपिंग। देखो सब पार्ट्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करने आसान है। आप कह सकते हो कि हाँ जीडीपी को हमने देखना है कि कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंपैक्ट करता है, तो एक सब पार्ट इसका बता सकते हैं हम डेवलपिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक पार्ट हम बात कर सकते हैं डेवलप्ड नेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब यहां पर ना ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए अगर आपको ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट पता होगी तो आपको ये आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपने सिलेबस अच्छे से गो थ्रू किया है, उनके आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, तो एक आइडिया में सोचना आपको आसान हो जाता है। जैसे अगर मैं इन दोनों के बीच का आपको अंतर बताऊं, ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ अपने आप में क्या हो जाता है? ग्रोथ अपने आप में एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। होता क्या है, जैसे हम बात करते हैं ना कि सर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 25% तो नहीं 7% है, 8% है, इस तरह से बात करते हैं ना, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ क्वांटिटी फैक्टर। हम क्वांटिटेटिवली बात कर रहे हैं कि इतने परसेंट से यहां पे ग्रोथ हुआ, राइट। यहां पर हम नंबर्स की बात करते हैं, ग्रोथ की बात होती है कि कितने परसेंट से हमने ग्रो किया। वेयर जब मैं बात करता हूं ना डेवलपमेंट की, तो यहां पर क्वांटिटेटिव के साथ साथ हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इंक्लूड कर लेते हैं। आप पूछेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कैसे इंक्लूड कर लिया? क्योंकि दरअसल में ना डेवलपमेंट में आप ग्रोथ तो देखते ही हो, ग्रोथ के साथ साथ आप ये भी देखते हो कि क्या उस चीज का लोगों की जिंदगी के ऊपर इंपैक्ट आया या नहीं आया, कि लोगों की जिंदगी उससे बेहतर हुई या नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूं कि यार जीडीपी ग्रोथ है 7% है, 8% है, इस तरह से मैं बात कर रहा हूं, तो ठीक है, देश की जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है,
पर हमें नहीं ना पता कि यार ये जो ग्रोथ रेट हुई है इससे सबको जिंदगी में फायदा हुआ या नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका बेनिफिट सिर्फ कुछ एक लोगों को मिला, कुछ एक अमीर लोग ही उससे फायदे में हुए, जो आपके जो गरीब लोग थे उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया ही नहीं। वेयर डेवलपमेंट हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाँ ग्रोथ रेट होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं उसका जो फायदा है वो लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट क्रिएट करे, उनको अच्छी एजुकेशन मिले, उनको अच्छी हेल्थ मिले, अच्छे स्किल्स मिले। जैसे हम कई बार बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो वो सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं करता, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की भी बात करता है। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो ये एक बेसिक आइडिया आपको यहाँ पे ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट का पता होना चाहिए। अब वापस आए अगर हम क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे क्या पूछ रहा था कि किस तरह से जो जीडीपी ग्रोथ है, अगर मान लो जीडीपी में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, उसका क्या इंपैक्ट आता है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर। देखो अगर मैं बात करूं ना आपको डेवलपिंग और डेवलप्ड की, तो आप जानते होंगे कि देखो हमारा भी टारगेट है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना, विकसित भारत हम यहाँ पे बनना चाहते हैं। पर आप इमेजिन करो, लेट्स से एक आप यूएसए को इमेजिन कर रहे हो डेवलप्ड नेशन, और एक डेवलपिंग कंट्री, लेट्स से आप इंडिया की बात कर लो या किसी और कंट्री की भी आप बात कर सकते हो। अब उस कॉन्टेक्स्ट में आपका जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे इंपैक्ट करेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया में मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट हो रही है, इसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स देखने को मिल जाते हैं। इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि वहां पर देश में गरीबी हम कम कर सकते हैं, मतलब गरीबी कम हो रही होगी, लोगों के पास जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है। पहले उनके पास शायद उतने अमेनिटीज नहीं होंगी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती रहेगी अकॉर्डिंगली उनके पास वो नई अमेनिटीज आती रहेंगी। ये इंडिया का आपका सोच होगी ग्रोथ रेट की, या लोगों के पास रोजगार अच्छा मिल जाएगा, दैट कैन बी वन ऑफ द एस्पेक्ट। पर अगर हम बात करें यूएसए के एस्पेक्ट में, वहां पर शायद लोगों के पास कुछ बेसिक नेसेसिटीज ऑलरेडी हैं मौजूद, तो अगर वहां पे ग्रोथ रेट हो रही है वो शायद उस ग्रोथ रेट्स का ना कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि लोगों को एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ मिल जाए, शायद उसके बेनिफिट्स और ऊपर तक जाएं, क्योंकि वहां पर शायद ये चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। वहां पर हो सकता है कि जो इनइक्वालिटीज हैं उनको कैसे कम करना है वो वहां पे मददगार हो सकती है। वहां पे मददगार ये हो सकती है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तो हम मीट अप कर चुके हैं, इसके ऊपर की फैसिलिटीज आपको कैसे देनी है। तो अगर आप उस कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हो ना, तो क्वेश्चन को आपको इमेजिन करना बहुत आसान हो जाएगा। बात करें, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप थोड़ा जीडीपी को मेंशन कर सकते हो, आप बात कर सकते हो अगर कि किस तरह से जीडीपी का इंपैक्ट आपको अलग अलग चीजों पे देखने को मिलता है। आप क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटेटिव की डिबेट भी थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन के अंदर। पर अगर हम बात करूं ना यहाँ पे सब पार्ट्स की, तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेवलप्ड नेशंस के बारे में बता सकते हो कि किस तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट होती है, उसका इंपैक्ट किस चीज पे आ सकता है। उसका इंपैक्ट आ सकता है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, किस तरह से नई नई जॉब्स क्रिएट होती हैं। जैसे अगर यहाँ पे यूएसए का एग्जांपल दिया हुआ है कि 2010 के बाद से जो आपका एक्सपेंशनिज्म देखने को मिला, उस वजह से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो यहाँ पर 10% से कम होके हुए 3.5% तक आ गई। मुझे पता, देखो ये डेटा याद करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इंडिया का याद रखते हैं, पर एक रफ आइडिया, आप नंबर्स भले ही मत लिखो पर आप बाकी चीजें जरूर बता सकते हो कि यूएसए के अंदर ये पर्टिकुलर डिकेड के अंदर काफी हैवी ग्रोथ रेट देखने को मिली, राइट। आप बता सकते हो यहाँ पे स्टॉक मार्केट बूम कैसे कुछ सालों में देखने को मिला। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि लोगों के हाथ में जो इनकम है, जो कहीं ना कहीं वो स्पेंडिंग करते हैं, डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं, वो इंक्रीज होती है ग्रोथ रेट के बढ़ने से। क्लियर? इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो और बेहतर हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मिल जाती हैं, मिली तो ऑलरेडी थी क्योंकि ये डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं, पर क्योंकि यहाँ पे उनके पास में पैसा ज्यादा बढ़ जाता है तो पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस उनको और इंप्रूव हो जाता है एंड अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी आप नोटिस करो, जैसे यहाँ पे उन्होंने साउथ कोरिया का एग्जांपल दिया है, ग्रोथ रेट बढ़ने के साथ साथ वहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हमें देखने को मिल जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो यहां पर ना जब एक पर्टिकुलर कंट्री की ग्रोथ रेट अच्छी हुई तो कहीं ना कहीं उसके साथ साथ डिफरेंट स्किल लोग और बढ़ने लग जाते हैं, रिसोर्सेज और इंक्रीज हो जाते हैं, R&D के ऊपर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है एंड उससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है डेवलप्ड और डेवलपिंग में। डेवलपिंग में जब ग्रोथ रेट होगी उससे कहीं ना कहीं लोगों की बेरोजगारी कम होगी, लोगों को पॉवर्टी से थोड़ा बाहर वहां पे लोग निकलेंगे। डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर ये चीजें कम है थोड़ी सी, तो लोगों का फोकस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इस तरह से ना आप सैमसंग, LG ये कंपनीज का भी एग्जांपल दे सकते हो कि किस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये पर्टिकुलर कंपनीज ने अच्छा काम किया है।
वेयर दोस्तों मैं अगर बात करूं जैसे आपके डेवलपिंग कंट्रीज की, अब डेवलपिंग कंट्रीज में भी आपने अंतर समझ लिया कि यहां पर आपको अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की जा सकती है, राइट। तो यहां पर क्योंकि कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ किसी कंट्री का, तो आप अफ्रीकन कंट्रीज के भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे रवांडा की बात करी गई है कि किस तरह से यहां पर ग्रोथ रेट की मदद से वहां पे अच्छी हेल्थ केयर सर्विस पहुंची, पॉवर्टी के अंदर रिडक्शन हुआ। पॉवर्टी के रिगार्डिंग आप इंडिया का भी डेटा दे सकते हो कि किस तरह से लगभग अगर मैं बात करूं 2005-6 को कंपैरिजन करूं अगर 2021-22 के डेटा के साथ, तो लगभग 41 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी लाइन से बाहर निकाला है। और आप नोटिस करोगे इस पूरे पीरियड के टाइम के बीच में हमारी जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है वो 7% के करीब करीब रही है। तो क्लियरली ये आपको लिंकेज दिखा देगा कि इंपैक्ट जो आ रहा है ग्रोथ रेट का वो आपकी गरीबी को कम करने के लिए यहां पे मददगार है। इसके अलावा एजुकेशन का एक्सेस होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अलग अलग हमारी स्कीम्स भी इस कॉन्टेक्स्ट में चल रही हैं, डेफिनेटली, राइट। हमारी जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, वो क्या दिखा रही है, वो दिखा रही है कि जो ग्रोथ का बेनिफिट है दैट शुड लीड टू मोर इन्वेस्टमेंट इन सच काइंड ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होगा तो दैट विल हेल्प इन इंप्रूविंग द एजुकेशन। तो डायरेक्ट लिंकेज आपको जीडीपी का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसके साथ ही साथ रोड्स, ब्रिजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपके अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहां पर इन चीजों पे फोकस अकॉर्डिंगली बढ़ता रहता है। जैसे अगर हम पिछले 10-15 साल की बात करें ना, तो इंडिया में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। यूएसए में बड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से रफ्तार वहां पे है। डेवलपिंग कंट्री में अगर पैसा आ रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, वहां पर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की सबसे ज्यादा कोशिश यहाँ पे करी जाती है। तो यहाँ पे जैसे वियतनाम का एग्जांपल दिया है, सिमिलरली आप इंडिया के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात कर सकते हो, चाहे वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटर्स की बात कर लो, राइट। किस तरह से हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की यहाँ पे हम बात करते हैं, तो वो सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे दे सकते हो कि कैसे जीडीपी ग्रोथ रेट का लिंकेज हमें इन पर्टिकुलर चीजों के साथ देखने को मिल जाता है। तो क्लियरली इस तरह से आप यहां पे इसको कंक्लूड भी कर सकते हो। इवन यहां पे एक टर्म है विच इज रिगार्डिंग द सोशल मोबिलिटी। अब जैसे आपने वर्ड यूज किया ना सोशल मोबिलिटी, आप इस पर्टिकुलर वर्ड को अपने सोसाइटी वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका जो सोशल मोबिलिटी होती है, अगर मैं वर्टिकल मोबिलिटी की बात करूं तो एक पर्सन जो कहीं ना कहीं गरीब है वो धीरे धीरे मिडिल क्लास से ऊपर आता आता अपर मिडिल क्लास और फिर रिच क्लास की तरफ जाता है। ये होता है सोशल मोबिलिटी का फंडा, राइट। अगर मैं बात करूं जो क्लास हायरार्कीज की बात करूं उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो जैसे ही आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ी, उसके साथ आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी स्किल्स, आपकी इनकम इंक्रीज होती है, एंड अकॉर्डिंगली आपके पास ग्रेटर नंबर ऑफ एवेन्यूज होते हैं अपनी हायरार्की के अंदर ऊपर मूव ऑन करने के लिए। सो दैट इज हाउ सोशल मोबिलिटी वर्क्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दोनों के कॉन्टेक्स्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते थे कि किस तरह से आपको डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज के बीच में जीडीपी ग्रोथ रेट आपके ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंपैक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पे बात करी जा रही है इंक्लूसिव इकोनॉमी की। एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ गोल बट अ नेसेसिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्सप्लेन। अब ये भी देखो डायरेक्टली आपके सिलेबस का ही पार्ट है, इंक्लूसिव ग्रोथ की मैंने यहाँ पे बात करी थी। इनफैक्ट ना मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अच्छी सी डेफिनेशन बना लीजिए। होता क्या है ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ का क्वेश्चन यूपीएससी ने बार बार हमसे पूछा हुआ है, तो अगर हमारे पास इसकी एक अच्छी डेफिनेशन होगी तो हम बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन की हम स्टार्टिंग कर पाएंगे। जैसे मैं आपको ये लिखवाई देता हूं, दरअसल में ये ओईसीडी की डेफिनेशन है, तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो कि एज पर ओईसीडी inclusive growth is one that creates opportunity opportunities for all segments of society and distributes dividends of
increased prosperity fairly across society. यस, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो यहां पर ये क्या बताता है, ये बताता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं जहां पर ना सबके लिए, सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हैं, एंड उस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के बाद जो बेनिफिट्स आए, जो इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी आई, जो सुख एंड समृद्धि आई, उसके जो बेनिफिट्स होंगे वो सबके अंदर, मतलब सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के अक्रॉस फेयरली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ऐसी ग्रोथ को हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर हुई? इंक्लूसिविटी, सब लोग आ जाते हैं उसके अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ एक लोग ही अमीर हो रहे हैं, आपके सब लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं, एंड डेफिनेटली उसके बेनिफिट सब लोगों तक यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम समझे थोड़ा इस क्वेश्चन को तो वो कहता है क्या है, इंक्लूसिव इकोनॉमी इज नॉट जस्ट अ गोल बट अ नेसेसिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया की यहाँ पे बात कर दी है। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि क्या क्या इंक्लूसिव इकोनॉमी के यहाँ पे क्या फायदे हो सकते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं बात करता हूं जैसे इंक्लूसिव इकोनॉमी की, जहां पर सबके बेनिफिट्स हो रहे हैं, तो किस तरह से वो गोल कैसे हो सकता है? समझो इस बात को। जैसे अगर मैं बात करूं इंक्लूसिव इकोनॉमी की, तो लेट्स से अगर सब लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सब लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि किस तरह से सभी के बीच में आपस में प्यार होगा, जिसको हम टर्म यूज करते हैं सोशल कोहेशन। आप नोटिस करें ना, कई जगह पे दंगे होते हैं, या दंगे की भी क्या मतलब, कई बार ना अक्सर स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, रॉइट्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसका कारण क्या रहता है? कारण यही रहता है कि हमें अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है अपने आप में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर ये सब चीजें होंगी ही नहीं, अगर यहाँ पे एक इंसान को पूरे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, अपना फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के, सोसाइटी के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के, अगर उसके पास अच्छे मौके होंगे, तो शायद इस चीज की नौबत ही नहीं आएगी कि यहाँ पर इस तरह की चीजें यहाँ पे देश के अंदर हो। प्लस क्योंकि देश की इकोनॉमी के अंदर सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी को भी यहाँ पे बेनिफिट होगा, राइट? तो उससे क्या होगा? उससे हमारी डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे आ पाएगी, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लोगों के अंदर हो पाएगी, ठीक है ना, इकोनॉमिक वोलेटिलिटी को यहाँ पे कम किया जा पाएगा, आपके सोशल कोहेशन को इंप्रूव करेगा, प्लस एट द सेम टाइम इनोवेशन इंप्रूव हो सकती है, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी हो गया, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे मदद करेगा। पर जो सेकंड पार्ट है ना इस क्वेश्चन का, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज हाउ इट बिकम्स अ नेसेसिटी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन इंडिया। बताइए क्यों, किस तरह से यहाँ पर ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। एंड यहाँ पर भी ना आपको वही चीजें याद करनी है जो हमने पहले डिस्कस करी, इंक्लूसिव, आपके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी, उन कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे सोचना है कि कैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा था अच्छी एजुकेशन की, राइट, आपकी अच्छी एजुकेशन के माध्यम से सबके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाएंगी, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे सर्व शिक्षा अभियान का बात हुआ है, यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है कि किस तरह से आपकी जो वोकेशनल एजुकेशन को वो प्रमोट करी जाए, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर यहाँ पे लोगों को जानकारी दी जा पाए। तो वहां पर क्या हो रहा है? इंक्लूसिविटी है। अगर एक इंसान को बाकी लैंग्वेजेस नहीं भी आती पर उसको अपनी लोकल लैंग्वेज आती है, तो उसके अंदर उसको पढ़ाई जा पाए एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में मदद करेगी। हेल्थ सेक्टर जो हो गया, हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करने के अंदर मदद करेगी। जैसे यहाँ पे बात करी जा रही है आयुष्मान भारत, अब तो 11 करोड़ से भी ज्यादा ये नंबर इंक्रीज हो चुका है, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट उस पॉइंट का वही है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की, प्रधानमंत्री जनधन योजना 10 साल पहले निकाली गई थी, 50 करोड़, ठीक है ना, अब ये नंबर इंक्रीज हो चुका है, दिस इज मोर देन 50 करोड़, ग्रेटर देन 50 करोड़ अकाउंट्स हमने यहाँ पे खोले हैं। डेफिनेटली इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, क्योंकि देखो इंक्लूसिविटी का मतलब बस ये नहीं है कि कॉन्ट्रिब्यूशन एक सर्टेन लेवल तक की, नहीं, अगर हम यहाँ पे डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो उस सेंस में भी सबको यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, डिजिटल डिवाइड नहीं होना चाहिए वहां पे लोगों के अंदर। फाइनेंशियली अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो टेलर मेड प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लोगों के लिए यहाँ पे बनने चाहिए। महिलाओं का भी योगदान इसमें होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट भी यहाँ पे होनी चाहिए। तो अपने आप में आप नोटिस करोगे इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव इकोनॉमी जो है वो इंडिया के अंदर सिर्फ गोल नहीं है,
पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। तो फिर से मैं वही बात कह रहा हूं, जैसे आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देने होंगे। आप वुमेन एम्पावरमेंट के केस में आप लिज्जत पापड़ की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, किस तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सबको यहाँ पे साथ में समावेशी विकास की यहाँ पे बात करी जाती है। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, बिना एग्जांपल्स के लिखोगे अच्छा आंसर नहीं निकल के आएगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, रूरल डेवलपमेंट की बात करी जा सकती है, तो ये सारे एग्जांपल्स आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो। ठीक है, ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ के कंपोनेंट है। आपके स्किल, एनवायरनमेंट, जो मैंने आपको बताया था, बेसिक सर्विसेज हो गया। तो डेफिनेटली अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, उससे अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गया, कोहेसिव सोसाइटी हमें बनती है जो साथ में मिलजुल कर रहती है, एंड आपकी एक बहुत ही वाइब्रेंट सोसाइटी यहाँ पे फॉर्म होती है इंक्लूसिव ग्रोथ या इंक्लूसिव इकोनॉमी के माध्यम से। तो इस तरह से डेटा, स्टैटिस्टिक्स, कीवर्ड्स एंड आप एक अच्छे से अगर आप टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करोगे तो इकोनॉमी के आंसर्स आपके बहुत बहुत अच्छे से आप लिख पाओगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रिगार्ड्स टू एग्जामिन द रोल ऑफ हाउस होल्ड डेट इन द इंडियन इकोनॉमी, राइट, एंड हाउ डज राइजिंग डेट हैव एन इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब पहली बात तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाउस होल्ड डेट का यहाँ पे मीनिंग क्या है। एंड ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप पिछला थोड़ा टाइम देखोगे तो कई बार ना न्यूज़पेपर में ये बार बार रिपोर्ट किया गया था कि कैसे हाउस होल्ड डेट की जो वैल्यू है वो लगभग 40% ऑफ जीडीपी को क्रॉस कर गई है। तो पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, या तो आप करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो कि हाउस होल्ड डेट ने इतना परसेंटेज नंबर को इंक्रीज कर दिया है, या बेसिक आइडिया से आप हाउस होल्ड डेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हो कि जैसे इसके अंदर आपके जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गए, उनके लिए जो लोग लोन लेते हैं, आपके जो हाउस लोन्स हो गया, राइट, बेसिकली जो भी एक हाउस होल्ड की ना लायबिलिटीज हमें देखने को मिलती हैं वो किस तरह से पिछले कुछ समय के अंदर इंक्रीज हुई हैं, दैट हाउस होल्ड डेट, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इवन जो आपके जो मैं बात करता हूं पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपका इंक्लूड हो जाता है। तो या तो आप एक बेसिक अपने डिफाइन करते हुए इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज इंट्रोडक्शन के अंदर आप करंट अफेयर्स की मदद ले सकते हो कि 40% ऑफ जीडीपी को इंक्रीज होता हुआ हमें ये हाउस होल्ड डेट देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर पहला सवाल क्या है, पहला सब पार्ट है आपका कि हाउस होल्ड डेट का रोल क्या है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। समझो इस बात को। देखो जब मैं बात करता हूं जीडीपी की, जीडीपी आप जानते हो हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जीडीपी निकालने के। अगर मैं बात करता हूं ना एक्सपेंडिचर मेथड की, एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैसे निकालते हो, बहुत सिंपल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यही फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड से। तो अगर मैं जरा बात करता हूं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की, क्या आपको नहीं लगता उसका लिंकेज आपके हाउस होल्ड डेट के साथ होगा? सोचो एक बार। अरे ये सब चीजें मैंने बात करी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करी, मैंने हाउस लोन्स की बात करी, पर्सनल लोन्स की बात करी, क्या ये आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड आएंगे? एक पर्सन खर्च कर रहा है ना इन चीजों के लिए, बिल्कुल आएंगे। तो हो क्या रहा है, अगर हमारे जो लोग हैं वो इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो देश की अर्थव्यवस्था है, देश की जो जीडीपी है, वो इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली आप इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करते हुए C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को एक्सप्लेन करते हुए बता सकते हो कि इंडिया एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी ही है। तो दरअसल में हाउस होल्ड डेट का आपको जो लिंकेज होगा वो डेफिनेटली आपको कंजम्पशन को एक बूस्ट दे सकता है। अगर आप लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो आप जानते होंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जीडीपी के अंदर लगभग 60% के आसपास का कंट्रीब्यूशन है पिछले कई सालों से। तो डेफिनेटली यहां पर यह बात तो अपने आप में इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। बाकी आप और नोटिस करो, अगर कहीं ना कहीं डेट लिया जा रहा है तो डेट को किसी ना किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तो कंजम्पशन वाली बात कर ली, बाकी हो सकता है जैसे एग्रीकल्चर के लिए आजकल हम बहुत सारी चीजें हम बात करते हैं, राइट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जा सकता है। बात बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं डेट की, डेट के बढ़ने के साथ साथ ना लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन भी तो होता है। बिल्कुल सही बात है।
तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के अंदर भी डेट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हो सकता है कि पहले कुछ लोग उस सिस्टम से बाहर थे, पर जैसे जैसे उनको पता लगा कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से जो डेट मिल रहा है वो काफी कंपैरेटिवली बेटर है, तो उसके माध्यम से वो उस पर्टिकुलर सिस्टम का पार्ट बने एंड अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर भी हमारी मदद होती है। बाकी क्योंकि जो लोग हैं वो लोन किस लिए ले रहे हैं, आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पर्सनल लोन, इन सब चीजों के लिए। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के साथ साथ क्या हो रहा है, आपके जो और बिजनेसेस हैं जो उन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को बेच रहे हैं उनको भी एक यहाँ पे पुश मिलेगा। तो डेफिनेटली यार, जब लोगों के हाथ में पैसा है, उनके पास वो खर्च कर रहे हैं उस चीज को, या फिर डेट के माध्यम से अलग अलग वस्तुएं खरीद रहे हैं, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है। कंजम्पशन के साथ साथ हमें ये बात भी बताना चाहिए, बाकी बिजनेस एक्सपैंड होते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की आप यहाँ पे बात कर सकते हो, एंड मार्केट ग्रोथ भी, हाउसिंग मार्केट ग्रोथ भी हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये तो था पहला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात होती है कि किस तरह से, अगर मान लीजिए डेट राइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट है। अब बात किसकी हो रही है, डेट की बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। अब मैंने जैसे आपको डेटा बताया कि 40% से भी ज्यादा जीडीपी का हमारा जो हाउस होल्ड डेट आज के समय देखने को मिल रहा है। क्या मतलब है इसका, क्या इसका नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या है, ये पूछ रहा है। मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने ना अपने पेरेंट्स को अक्सर ये सुनते हुए बोलते हुए सुना होगा कि चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए, सुना होगा ना। तो एक्चुअल में डेट लेना कोई गलत बात नहीं है, पर डेट एक सर्टेन लेवल से जब ऊपर चला जाता है तब कहीं ना कहीं वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, डेट सर्विस रेशो, डीएसआर करके इसको बोला जाता है। अगर ये डेट सर्विस रेशो एक सर्टेन लेवल के बाहर चली जाए, जनरली ऐसा माना जाता है कि लो डेट सर्विस रेशो अच्छी रहती है, कि आप कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्सन की जो उसकी डिस्पोजेबल इनकम होगी उसके माध्यम से आप उस डेट को कवर कर सकते हो बड़े आराम से, राइट, क्योंकि आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी। पर अगर मान लो ये नंबर जितना आप कमाते हो वर्सेस जितना आपको पैसा पे करना पड़ रहा है, अगर वो नंबर में डिसबैलेंस आ गया, तो आपको नहीं लगता फिर आप क्या करोगे, एक लोन को भरने के लिए आप दूसरा लोन लोगे, दूसरे लोन को भरने के लिए तीसरा लोन लोगे, तो एक तरह से ना इंसान एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बिल्कुल। और दूसरी बात, जब डेट एक सर्टेन लेवल से ऊपर जा चुका है तो कल को कोई भी शॉक आएगा, कोई जियोपॉलिटिकल शॉक आएगा, तो हमें नेगेटिव इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, मान लो रशिया यूक्रेन का जैसे क्राइसिस है, उसकी वजह से मान लो इंडिया में वस्तुओं के दाम बढ़ गए, इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंक्रीज हो गया, तो नुकसान किसको है, नुकसान आपको है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है चीजें बाय करने के लिए, आपका अच्छा खासा पैसा तो आपके डेट को रीपे करने में जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप एक पर्टिकुलर पैसा आप डेट के रीपे करने के लिए डाल रहे थे, ईएमआईज आप अपनी भेज रहे थे, पर हो सकता है ना कि मान लो कि आरबीआई ने किसी कारणवश यहाँ पे अपनी जो पॉलिसी थी उसमें चेंजेस कर दिए, उस वजह से आपको जो इंटरेस्ट रेट रीपे करना था वो बढ़ गया, तो वहां पर आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी फैमिली जो है ना, या आपका जो परिवार है, वो इस तरह के शॉक से बहुत हैविली वल्नरेबल हो सकती है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल शॉक्स हो, कुछ कंट्री के विद इन शॉक्स हो, या फिर जो कोविड-19 पैंडेमिक जैसे शॉक्स हो। तो अपने आप में वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई देखने को मिल जाती है, सेविंग्स कम हो जाती है, इंटरेस्ट रेट का नेगेटिव इंपैक्ट डेफिनेटली लोगों के ऊपर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात करूं, कंजम्पशन स्लो डाउन भी आ सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर मुझे एक बात चीज पता हो रही है कि लेट्स से कि मैंने आज अगर कर्जा ले लिया, राइट, तो मैं अगर आज स्पेंडिंग कर रहा हूं, इन दी एंड तो मुझे रीपे करना ही है, तो लॉन्ग टर्म के अंदर हो सकता है हमारी जो कंजम्पशन स्पेंडिंग है वो नीचे आ जाए। बाकी रिस्क वगैरह जो बात हो रही है ना, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है कि कोई भी रिस्क इस तरह से आ सकता है। प्लस एट द सेम टाइम इसका जो ओवरऑल रिस्क है हमारी पूरे सिस्टम के ऊपर भी हो सकता है। समझिए इस पॉइंट को। एक्चुअली मान लो कि बहुत सारे लोगों ने लोन दे दिया एंड कल को मान लो उन्होंने अपने लोन को रीपे करने में सक्षम नहीं हुए, अपने लोन को वो रीपे नहीं कर पाए, एनपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों के बहुत ज्यादा हैवी लेवल पे इंक्रीज हो गए अगर, तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, एंड बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स करना उस देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर सकती है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। होता क्या है ना कि राइजिंग डेट का जो इंपैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाउस होल्ड के ऊपर नहीं, वो आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी के ऊपर उसका इंपैक्ट डल सकता है। तो ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली 4-5 पॉइंटर्स अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिख देते हो तो डेफिनेटली आप
एक बहुत अच्छा आंसर इस कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट यही है कि अगर जो बैंक्स हैं वो लैंड करें पर रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग करें। एक पर्टिकुलर पर्सन की उसका जो बैकग्राउंड है प्रॉपर चेक होना चाहिए, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करी जानी चाहिए। प्लस अगर मान लो किसी पर्पस के लिए लोन दिया जा रहा है तो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। हम जिसको एंड यूज मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं ना, वो चीज हमें यहाँ पे मॉनिटर करते रहना चाहिए कि अगर मान लो किसी ने लोन लिया है एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, तो उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो यहाँ पे लोन को इस्तेमाल करेगा, उस पैसे को इस्तेमाल करेगा। अगर ये रिस्पॉन्सिबल लैंडिंग प्रैक्टिस हमारे बैंक्स इस्तेमाल करते हैं, सिबिल स्कोर को अच्छे से चेक करते हैं, उसके हिसाब से हम इंश्योर कर पाएंगे कि जो हाउस होल्ड डेट है ना वो एक लिमिट में रहेगा। लिमिट में रहेगा तो ठीक है, एक लेवल के ऊपर चला जाएगा तो उससे अर्थव्यवस्था को नुकसान भी लॉन्ग टर्म में फेस करना पड़ सकता है। क्लियर? ठीक है, अगला दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है वो काफी एक आसान क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पे डिस्कस करता है किस चीज के बारे में, आपकी जीडीपी के बारे में। यहां पर इसने पूछा हुआ है कि इवेल्युएट द करंट मेथोडोलॉजी ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया एंड हाईलाइट द लिमिटेशंस, सजेस्ट मेजर्स टू इंप्रूव द एक्यूरेसी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ जीडीपी एस्टिमेशन। जीडीपी की मैंने फुल फॉर्म आपको बता दी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे कैसे होता है वो भी हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे पूछा हुआ है कि आज के समय के ऊपर क्या हमारा मेथड है, क्या उसमें सही है क्या गलत है, एंड कैसे उसको बेटर बना सकते हैं। मोर और लेस ये क्वेश्चन की डिमांड है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं इसमें लगेगा होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के अंदर, क्योंकि ये स्टैटिक के अंदर हम डिस्कस भी करते हैं। तो मैं आपको बस एक बता देता हूँ इसका प्रोसेस ही। एक्चुअली मेथड तो बहुत सारे हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के, पर हमने क्या चेंजेस किए हैं, हमने जीवीए के अंदर जो हम पहले आपका फैक्टर कॉस्ट की तरफ ज्यादा पुश देते थे, अब वो मार्केट प्राइस की तरफ हम ज्यादा है। एक्सपेंडिचर मेथड को मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, तो मेथडोलॉजी हमें यहाँ पे पता है। ठीक है ना, मेथड्स 3 हम डिस्कस करते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने की, पर इंडिया में मेथडोलॉजी आपको यहाँ पे पता लग गई होगी कैसे हमने शिफ्ट किया है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ। बिल्कुल ठीक बात है। तो जो आपका सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पे लेकर आया है इस चीज को। प्लस एट द सेम टाइम अभी जो हम बेस ईयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2011-12 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हमने और क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है, ये डेटा आप देख सकते हो, राइट। बाकी हम यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक्सपेंडिचर मेथड मैंने आपको बता दिया। जो डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एनुअल सर्वे के माध्यम से हो गया, इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स हो गया, इन सब चीजों को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बाकी और इंडस्ट्रीज के साथ भी हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंटर्स आप यहाँ पे देख पाओगे, राइट। इंडस्ट्री से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एंड अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे नॉमिनल टर्म्स और आपका रियल टर्म्स में आपका जो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं जीडीपी को, आपके नॉमिनल के अंदर हम करंट प्राइसेस पे उन चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो बस बिल्कुल एक स्टैटिक पोर्शन था जो आप इवन इंट्रोडक्शन में भी इतना मेंशन कर सकते हो। सारे पॉइंटर्स नहीं मेंशन करने, एक बेसिक आप आइडिया मेंशन कर दोगे कि जीडीपी कैसे कैसे कैलकुलेट होती है। आई थिंक दैट शुड बी सफाइस। पर अब जो बात पूछी गई ना, इवेल्युएट द करंट मेथोडोलॉजी एंड उसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, यहां से क्वेश्चन का मेन कंपोनेंट स्टार्ट होता है। इससे पहले तो बिल्कुल बेसिक ही था। अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, क्या लगता है क्या क्या लिमिटेशंस है? देखो लिमिटेशंस ना, आप एक तो जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में बता सकते हो कि जीडीपी में क्या क्या मेजर नहीं हो पाता, और जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या क्या समस्या आती है, आप वो देख सकते हो। जैसे अगर मैं आपको एक चीज बात करूं, अभी कौन सा बेस ईयर चल रहा है, 2011-12, और अब हम है कौन से साल में, 2024-25 में चल रहे हैं, 24 में आ चुके हम, राइट। अब इतना पुराना बेस ईयर है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बेस ईयर को अब हमें यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है? बिल्कुल, क्योंकि जो नई आपकी रियलिटीज हमारे सामने देखने को मिल जाती हैं, उनको कैसे हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो शायद हमारा जो जीडीपी है वो सही वैल्यू दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा बेस ईयर बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है। प्लस उसके साथ ही साथ आप नोटिस कीजिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आज भी इंडिया के ज्यादातर पोर्शन इन्वॉल्व हैं, तो उनको मेथोडोलॉजी हमारे पास प्रॉपर नहीं है उनको यहाँ पे कैलकुलेट करने की। प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें, डेटा अपने आप में आउटडेटेड है, ठीक है ना, कई बार इनएक्यूरेट पिक्चर इससे हमें देखने को मिल सकती है, प्रॉपर हमारे पास कंक्लूजन हमें नहीं देखने को मिलते। ये भी ना आपका कहीं ना कहीं बेस ईयर के साथ ही आप इस पॉइंटर को लिंक कर सकते हो। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो गया, आपके जो इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, वो एक एस्पेक्ट रहता है। बहुत सारे आपकी ऐसी चीजें होती हैं जीडीपी के अंदर जिनको हम चेक ही नहीं करते। आप लोग एक्सटर्नैलिटीज के बारे में जानते होंगे, राइट। एक्सटर्नैलिटीज दोनों तरह की होती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। अब हमने जीडीपी के अंदर ये तो कैलकुलेट कर लिया कि एक कंपनी ने कितनी प्रोडक्शन करी गुड्स एंड सर्विसेज की विद इन पर्टिकुलर इकोनॉमी इन अ पर्टिकुलर ईयर, है ना। बट हमने ये नहीं देखा कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने
उस पर्टिकुलर वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए कितना नेगेटिव इंपैक्ट इन्वायरमेंट के ऊपर कर दिया। तो उन एक्सटर्नैलिटीज का एनवायरमेंट के ऊपर क्या नुकसान हो रहा है, क्या कुछ और गलत काम वो कर रहे हैं, उसका कोई देख ही नहीं रहा। एक कई बार हमारी इकोनॉमी के अंदर पैरेलल इकोनॉमी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ब्लैक मनी हमें देखने को मिलती है, वो सारा अनअकाउंटेड रहता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम अकाउंट में लेके नहीं आ पाते। बहुत सारी जैसे महिलाएं हैं, महिलाएं इतना इंपॉर्टेंट काम करती हैं हाउस होल्ड्स के अंदर, उनको हम यहाँ पे जीडीपी में काउंट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सब इश्यूज आते ही आते हैं। और ऊपर से ना कई बार डबल काउंटिंग का भी एस्पेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जीडीपी के अंदर हम डबल काउंटिंग ना करें, एंड कोशिश भी रहती है, बट कई बार डबल काउंटिंग के इंस्टेंसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब चीजें थी, जैसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गया, अनपेड वर्क हो गया, डबल काउंटिंग हो गया, ये सब सारी की सारी लिमिटेशंस हैं। एंड अगर आपको लिमिटेशन समझ आ चुकी हैं, इन्हीं लिमिटेशन से ना आपका अगला पार्ट बन जाएगा कि क्या क्या मेजर्स हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि इनफॉर्मल डेटा को हम अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली हमारा जो डेटा को बढ़िया ढंग से एनालाइज करने के लिए, इनफॉर्मल इकोनॉमी को भी इंक्लूड करने के लिए ढंग से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और बढ़िया ढंग से करा जा सकता है। डेटाबेसेस को हम और इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जो हमारा बेस ईयर था हम उसको फ्रीक्वेंटली अपडेट करें और सही ढंग से अपडेट करें, ताकि वो ट्रू पिक्चर दिखा पाए हमारी अर्थव्यवस्था की। क्लियर है ये बात? तो यहीं से ना आपकी लिमिटेशंस के माध्यम से ही हमारे पास जो आपके सॉल्यूशंस निकलेंगे वो यहीं से निकलेंगे, कि जैसे बेस ईयर अपडेट करना हो गया। ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो गया, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग को हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था ना आपको नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के बारे में, उनको भी हम कैसे इनमें इंक्लूड कर पाए, उसको भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। बाकी जीडीपी में आप एक चीज नोटिस करो, जीडीपी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है ना, ग्रोथ रेट के बारे में हमें बताया था कि कितने परसेंट से ग्रोथ हुई, पर ये हमें ये थोड़ी बताता है कि वो जो चीजें थी उनका डिवीजन लोगों के अंदर कैसे हुआ, क्या अमीर को सारा पैसा गया या गरीबों के अंदर भी उसके बेनिफिट मिले या नहीं मिले। रिमेंबर इंक्लूसिव वाली जो चीज हमने डिस्कशन करी थी। तो जीडीपी ये थोड़ी बताएगा, ये जीडीपी बस इतना बता देगा कि 7% से ग्रोथ हुई है, बात खत्म। क्या उसका फायदा हर निचले तबके को मिला या नहीं मिला, गरीब को मिला या नहीं मिला, वो भी हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर असेसमेंट को हम यहाँ पे नहीं कर पाते। एचडीआई हो गया, बाकी और पैरामीटर्स उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, पर जीडीपी वो इस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो ये सब कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं। अगर हम इन चीजों को, मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे, वी कैन एक्सपेक्ट कि जीडीपी एस्टिमेशन को हम और बढ़िया ढंग से कर पाएंगे। राइट, तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो सेम ही है, ये तो बहुत जल्दी हम लोग कर लेंगे। जैसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोलो, ये कह रहा है एग्जामिन द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी एज अ मेजर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सारे जो पॉइंटर्स मैंने आपको बताए ना कि यहाँ पर अमीर और गरीब का अंतर, ये हमें नहीं बताता। आप यहाँ पर ना डेटा इस्तेमाल करो, किसका, ऑक्सफैम का रिपोर्ट का आप डेटा इस्तेमाल करो। ऑक्सफैम रिपोर्ट किस तरह से बताती है कि जब हम वेल्थ की बात करते हैं तो टॉप के 10% लोगों के पास लगभग देश की 70% वेल्थ है। What does this show? This shows clearly कि जीडीपी की लिमिटेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने के लिए। एक्सटर्नैलिटीज की मैंने आपको यहाँ पे बात समझाई, मैंने पोल्यूशन की आपको वहां पे बात समझाई, वो सारी लिमिटेशंस ही तो हैं। महिलाएं अपने घर पे काम करती हैं, उसको हम देखते ही नहीं। ऑल दिस थिंग्स आर व्हाट? ऑल दिस थिंग्स आर कि जीडीपी की लिमिटेशन एज अ मेजर ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये वाला पार्ट तो पिछले क्वेश्चन का ही आपका कंटिन्यूशन था, तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है कि जो ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स हैं वो किस तरह से बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोग्रेस और आपके जो सोशल इक्विटी है उस चीज के रिगार्डिंग। देखो यहां पर ना आपको कुछ एक पॉइंटर्स यहां पे मेंशन करने होंगे कि कौन कौन से और मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, मैं उसी पॉइंट पे आता हूं, कौन कौन से मैट्रिक्स आप यहां पे यूज कर सकते हो। अगर आपको मैट्रिक्स क्लियर होंगे वहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूं एचडीआई, यूएनडीपी के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, अब यहां पर आप नोटिस करो पर कैपिटा इनकम के साथ साथ यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, उन एस्पेक्ट को भी देखा जाता है। एंड इंडिया की रैंकिंग अगर हम बात करें ना, इंडिया की रैंकिंग काफी खराब है, 130 के आसपास हर साल रहती है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग। तो ये क्या बात है, यहाँ पर बात करता है अल्टरनेटिव मैट्रिक्स हमारे सोशल इक्विटी की बात करता है कि क्या इस कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन, हेल्थ, इन कॉन्टेक्स्ट में भी बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके अलावा कुछ और पैरामीटर्स की बात करूं, जेन्युइन प्रोग्रेस इंडेक्स हो गया, या सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मेंशन करना ही करना है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एमपीआई यहां पे फोकस ये करता है कि जब हम बात करते हैं ना बेरोजगारी की या गरीबी की बात करें, गरीबी सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं है। एक इंसान जो गरीब होता है वो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से गरीब नहीं होता,
गरीबी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इमेजिन कर सकते हो, जैसे किसी पर्सन को अच्छी हेल्थ नहीं मिल रही, वो गरीब है, किसी पर्सन को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, वो गरीब है। तो मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अपने आप में ज्यादा एक होलिस्टिक पैरामीटर बन जाता है। अगर मैं आपको कंपैरिजन कराऊं 2013-14 का 2021-22 के साथ, इन सालों के अंदर हमने नियरली 25 करोड़ लोगों को मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। अब ये डेटा हमें बताएगा कि किस तरह से जो ऑल्टरनेटिव मैट्रिक है, अल्टरनेटिव मैट्रिक क्या है आपका, एमपीआई, ये हमें बताएगा कैसे हमने यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रोग्रेस करी है। इसके अलावा जैसे हैप्पीनेस इंडेक्स की आप लोग बात कर सकते हो। हैप्पीनेस इंडेक्स भी हमें यहाँ पे मदद करता है कि वहां पर सिर्फ लोगों के पैसे के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, वहां पे लोग एक्चुअल में कितने ज्यादा खुश हैं, कैसा रूल ऑफ लॉ का कहाँ है, वहां पे करप्शन है या नहीं है वहां पे। तो इस तरह से जो भी ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स आप सोच सकते हो, इवन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स भी आपका एक आता है। तो ये 4-5 अगर आप मैट्रिक्स आप लिख दोगे तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब सामने वाले को आप समझा पाओगे कि किस तरह से ये जो चीजें हम इनकॉर्पोरेट कर रहे थे ना, ये सारी चीजें देख पा रहे हैं। ये फिर से वही डिबेट है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की। ग्रोथ के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जीडीपी का, कैसे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख पा रहे थे। तो ये जो ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स थे ये क्वांटिटेटिव तो हैं, ये बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, ये बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट की, पर उसके साथ साथ बात ये भी करते हैं कि लोगों की जिंदगी में कितना इंपैक्ट आ रहा है, क्या जो प्रॉस्पेरिटी थी उसके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे सेक्शन ऑफ पीपल के अंदर शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या उनकी लाइफ में एक विजिबल चेंज है या नहीं है। तो यही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। काफी आसान क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये सारे क्वेश्चंस तो हम ऐसे डायरेक्टली भी अपने स्टैटिक के अंदर डिस्कशन भी करते हैं, तो उन्हीं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आप इसका आंसर भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में। अब देखो यार, ये वाला क्वेश्चन आंसर करने के लिए ना आपको थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ सहारा लेना पड़ेगा, कुछ सहारा लेना पड़ेगा आपकी सोसाइटी का। ऐसे क्वेश्चंस को आप अगर आप क्लबिंग करके करेंगे ना, मल्टीपल डायमेंशंस अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट से इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ये क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत बढ़िया ढंग से कर पाओगे। बात क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स इन इंडिया, एग्जामिन दीज इंपैक्ट्स एंड प्रपोज वेज टू प्रिपेयर द वर्कफोर्स फॉर द इवॉल्विंग जॉब मार्केट। ठीक है, देखो यहां पर ना जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे एआई की बात कर लो, मशीन लर्निंग की बात कर लो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लो, 5G की बात कर लो, राइट, और जो भी इस तरह से आपको लगता है इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको पहले आप अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि ये नई नई चीजें आई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एंड ये ना सिर्फ आपके एम्प्लॉयमेंट बट अदरवाइज सारे सेक्टर्स को ये इंपैक्ट कर रही हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो गया, आपकी सोसाइटी हो गया, आपका इंडस्ट्रीज हो गया, आपकी सर्विस सेक्टर हो गया, सब चीजों को इंपैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और एग्जांपल्स आपने भर भर के देनी है यहाँ पे, और जब आप क्वेश्चन की सब पार्ट्स को भी आंसर करोगे ना, वहां पर भी आप एग्जांपल्स दोगे। आपको एक्सप्लेन करता हूं, जैसे इंट्रोडक्शन तो इसका हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इसके अलग अलग सब पार्ट्स की, तो पहला एस्पेक्ट तो यही बनेगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ने आपके एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को बदला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं रोबोट्स की, रोबोट्स के आने की वजह से क्या हुआ है, रोबोट्स के आने की वजह से डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। आपके बहुत सारे जो असेंबली लाइंस आपकी काम करती थी, चाहे आपके कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कोई भी एग्जांपल ले लो, मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले लो, किसी XYZ कंपनी का एग्जांपल ले लो, तो आप रियलाइज करोगे कि हाँ, रोबोट्स के आने की वजह से हमारे जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स हैं वो बदल गए हैं। और क्या है, अब जैसे कोविड-19 पेंडेमिक था, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भी हमारे एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स बदले हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम जो कल्चर है, ये भी क्या दिखाता है, ये भी दिखाता है क्योंकि हमारे पास डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं आज के समय, जूम कॉल्स हैं, ये सब माध्यम के वजह से क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स बदले हैं। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लो, एग्रीकल्चर सेक्टर के जैसे टेक्नोलॉजी के आने की वजह से क्या हुआ है, ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ गया है। ड्रोन्स के इस्तेमाल की वजह से जो आपके फर्टिलाइजर्स हो गया या और जो चीजें हमें छिड़काव करने होते थे, अब वो ड्रोन्स के माध्यम से हो रहे हैं, उससे भी आपका एम्प्लॉयमेंट पैटर्न चेंज हुआ है। तो कहने का पॉइंट बस इतना है, आप सेक्टर सोच सकते हो, एग्रीकल्चर सोच सकते हो, आप एजुकेशन वाले सेक्टर में इमेजिन कर सकते हो, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, आपका असेंबली लाइंस वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इस तरह से कुछ और सेक्टर्स भी अगर आप इमेजिन करोगे, ठीक है ना, जैसे टूरिज्म की यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, हाइब्रिड कल्चर की यहाँ पे बात करी गई है। तो ये सारे कल्चर्स क्या हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी की वजह से जिस तरीके से आपका एम्प्लॉयमेंट होता था, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न था, उसके अंदर बदलाव आ चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली आंसर्स आपने लिखने हैं, बट
कीप गिविंग मोर एंड मोर एग्जांपल्स ताकि आप अपने पॉइंट को अच्छे से प्रूव कर पाओ। फिर हम आ जाएंगे अपने अगले एस्पेक्ट के ऊपर कि इस चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एंड अकॉर्डिंगली कैसे कैसे हम इसके लिए रेडी हो सकते हैं। देखो आप खुद समझो ना कि इम्पैक्ट कैसे हो सकता है इस चीज का। इम्पैक्ट आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि लेट्स से पहले जो लोग थे वहां पर ना उनके कुछ अलग तरह के स्किल्स थे। जैसे अगर हम बात करें एआई की, मशीन लर्निंग की मैं बात कर रहा था, 5G की मैंने आपसे डिस्कशन किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करी। अब पहले लोगों के पास ये सब चीजों के ऊपर स्किल्स अगर नहीं भी थे तो बात बन जाती थी, पर आज के समय के ऊपर इस तरह के स्किल्स होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अगर स्किल गैप होगा ना यहाँ पे, तो उसका इम्पैक्ट आपकी इंप्लॉयबिलिटी पे आएगा ही आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। उसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि टेक्नोलॉजी के आने से हमारे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी इंक्रीज हुआ है, हाइब्रिड कल्चर इंक्रीज हुआ है। तो ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, ये हाइब्रिड कल्चर है, ये मदद पता किस चीज में करेगा? ये मदद करेगा आपकी डिस्प्लेसमेंट को रोकने के लिए। डिस्प्लेसमेंट कह लो या माइग्रेशन कह लो, उसको भी ये इंपैक्ट करता है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, अगर ये काम घर से ही किया जा सकता है, तो घर से ही काम किया जा सकता है ना, तो वो कोशिश करेगा कि मैं यहां पर किसी जगह पे ना ही जाऊं, किसी नई स्टेट के अंदर, राइट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये चीजें होती हैं, माइग्रेशन वाली चीजें, उनको रोका जा सकता है। प्लस टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट होती है वो ज्यादातर हमें देखने को मिलती है कि वो अर्बन एरियाज में ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। हालांकि रूरल में भी हो रही है बट अर्बन में थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि अर्बन एरियाज में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होने की वजह से जो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज है शायद अर्बन एरियाज में ज्यादा इंक्रीज हो, एंड दैट विल लीड टू व्हाट? दैट विल लीड टू कि हमारे जो अर्बन एरियाज फर्दर और डेवलप होते रहेंगे और अर्बन और रूरल के बीच में जो डिस्पैरिटीज थी वो इंक्रीज होती हुई देखने को मिल सकती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये सब एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। प्लस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पता क्या होगा? जैसे मैंने बात करी थी आपसे, रोबोटिक्स की बात करी थी, मैंने बात करी ऑटोमेशन की, एआई की बात करी। इन सब चीजों की वजह से ना बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो रिडेंडेंट हो जाएंगी, जिनकी जरूरत ही नहीं होगी। जॉब लॉस बहुत मैसिव लेवल के ऊपर दुनिया भर में हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन। पहले जो एक इंसान काम करता था, आजकल वो काम एक मशीन करने लग गई है। तो ऑटोमेशन की वजह से यहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो जॉब लॉस देखने को मिला, बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, इस जॉब लॉस को कंपनसेट करने के लिए हमारे पास दूसरे तरह की नई जॉब्स भी हैं। ठीक है, जो मैंने बताया ना कि जिन लोगों के पास स्किल्स होंगे, जैसे एआई, एमएल, ये सब जो जिन लोगों के पास स्किल्स होंगे, वहां पर वो नई जॉब्स भी क्रिएशन हो रही है। तो दरअसल में जॉब लॉस भी है, पर जॉब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है कि इस वाले जो पहले उतने अनस्किल्ड थे या जो उतने स्किल्ड नहीं थे, इनको मूव करना पड़ेगा अपने स्किल वाले सेक्टर के अंदर। तो कुछ एक सेक्टर्स के अंदर जॉब्स इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेंगी, कुछ एक सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पर जो रिडेंडेंट वर्क्स हैं वहां पर मशीन्स हमें रिप्लेस कर जाएंगी। तो इस तरह से डेफिनेटली इवॉल्विंग जॉब मार्केट के अंदर इसके कुछ इंपैक्ट तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आप और भी देखना चाहो ना, अगर आप मून लाइटिंग का कॉन्सेप्ट समझते हो तो उसको भी डिस्कस कर सकते हो इस चीज के अंदर, या इवन आप गिग इकोनॉमी की बात कर सकते हो, राइट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हमारे यहाँ पे जो गिग इकोनॉमी है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुई है। जोमैटो, ओला, उबर या इस तरह की जो नई नई जॉब्स हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से ही आई है। बात समझ पा रहे हो? एग्जांपल्स लिखो साथ साथ में। मून लाइटिंग क्या होता है? मून लाइटिंग के अंदर एक पर्सन दिन में एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, राइट, फिर रात में कुछ घंटों के लिए या शाम में वो किसी दूसरी कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो ये क्या है? ये भी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आया। जब आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर ज्यादा प्रेवलेंट था ना कोविड-19 पैंडेमिक के समय, तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से काम किया मून लाइटिंग की तरह। अभी भी लोग, काफी सारे लोग करते हैं। तो ये भी क्या शो कर रहा है? ये भी आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के इंपैक्ट्स ही तो शो कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट्स को अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हो। अब आते हैं अपने आखिरी पार्ट की तरफ कि क्या मेजर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ताकि हमारे जो वर्क फोर्स है उसको हम फर्दर इस चीज के लिए प्रिपेयर कर पाए। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया ही कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां से जॉब्स लूज होंगी एंड कुछ ऐसे सेक्टर्स आएंगे जहां पर नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो वहां पर डेफिनेटली हमारे पास अपस्किलिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि लोगों के स्किल्स हम यहाँ पे बढ़ा पाए। स्किल इंडिया मिशन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो यहाँ पे मदद कर पाएंगी। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में कोलैबोरेशन होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना
अभी भी जैसे मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप आज भी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे जहां पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाई जाती है, तो वहां पर आज भी किस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं? वहां पे पढ़ाया जा रहा है कि कैसे C++ और जावा ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जबकि इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट कुछ अलग तरह से है। गेटिंग द पॉइंट? तो क्या पढ़ाया जा रहा है कॉलेजेस के अंदर वर्सेस आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर किस तरह के स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, इनके बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इनको साथ में मिलकर कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि कॉलेज के करिकुलम के अंदर वो सब स्किल्स हम यहाँ पे दे पाए जिनकी एक्चुअल में इंडस्ट्री में डिमांड्स है। तो दोस थिंग्स विल हेल्प। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, एक दो पॉइंट्स और देख पाओगे कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे हमारी मदद कर सकती हैं। प्लस सॉफ्ट स्किल्स जैसे प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग इनिशिएटिव्स हो गया, तो ये सब चीजें हमारी मदद कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इसको एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन देते हुए बता कर सकते हो कि अगर हमें एज एन इंडिया को नॉलेज इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन करना है, इंडिया को अगर एक स्किल बेस्ड नॉलेज इकोनॉमी बनना है, तो वहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ हमें पेस के साथ मूव करते रहना चाहिए। तभी हम इंश्योर कर पाएंगे कि भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें देखने को मिलता है उसका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। ठीक है, तो ये थे आज के जो 7 क्वेश्चंस हमें आज डिस्कस करने थे। अब देखो, आप लोगों को भी ना क्या करना है, आप लोगों को भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं डेफिनेटली। नीचे नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर्स लिखेंगे एंड वहां पर आप अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। प्लस एट द सेम टाइम जो बेस्ट कॉपीज हैं, राइट, वो हमारी टीम वहां पे इवेल्युएट भी करती है, उनको मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली आप जो बेस्ट कॉपीज होंगी वो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है वहां पर जाके आप अपनी कॉपीज भी पोस्ट कर सकते हो एंड बेस्ट कॉपी को भी आप चेक कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये जो 7 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, इससे आपने काफी कुछ सीखा होगा। अभी 2 दिन और हम इकोनॉमी और एग्रीकल्चर क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे। प्लस अगर आप पूरे इस इनिशिएटिव को फॉलो करते हो ना, स्टार्टिंग डे 1 से लेकर डे 25 तक, आई एम श्योर आप सभी की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो अपने आप में बहुत अच्छी हो चुकी होगी। राइट, तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।